साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 14, जिसमें पहला सेक्शन आता है हम लोग का जनरल हिंदी का। आइए देखते हैं जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं रुक्मणी पब्लिकेशंस का। देखिए क्वेश्चंस है आपके क्या, सेक्शन नंबर 1 जनरल हिंदी। क्वेश्चंस कह रहा है क्या उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। उपमान की संभावना होने पर बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी। जहां उपमेय में अपमान की संभावना की जाए ना, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण जैसे कि इस कान मानो क्रोध से तन कांपे उनका उनका लगा, मानो हवा के जोर से सीता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे जो मानो आया है, इससे हम लोग पता करते हैं क्या कि ये जो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मिल जाए, वहां पे हम लोग क्या जानते हैं कि वह रूपक अलंकार होता है। और जहाँ लोक सीमा का जो उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु को जो बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए आगे कह रहा है क्या कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फैन फैलाए व्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में कौन सा रस है, हमें रस को बताना है कौन सा रस है। तो आंसर बता देंगे, इसमें है भयानक रस। कौन है भयानक रस, आंसर ये करेक्ट होगा आपका। देखिए ये जो है जो पंक्ति लिखा गया है, ये कामायनी के 1936 में जो जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है ना, उसमें से लिया गया है यह। देखिए आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द जो है अलॉटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द हमें बताना है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, आवंटन होता है। आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है क्या कि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। जो मेघ है वो आसमान से क्या कर रही है, उतर रही है। कब, तो संध्या के समय में। और वह कैसी, तो सुंदर सी परी बनकर। और वो कैसे, धीरे धीरे उतर रही है। तो देखिए संवरना सजना काम किसका होता है, तो आप बता देंगे कि यह काम जो होता है मानव का होता है। और मानव यानी कौन सी अलंकार होगी, मानवीयकरण अलंकार। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा च वर्ण का हमें उच्चारण स्थान बताना है। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालुव्य होगा। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। देखेंगे जो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वो कौन सा भेद है, तो अग्र स्वर तो आएगा, मध्य स्वर भी आएगा, पाश्च स्वर भी आएगा, लेकिन विवृत स्वर नहीं आएगा। यानी आंसर हमारा डी करेक्ट बनेगा। विवृत स्वर आ है और अर्ध विवृत स्वर ए है, औ है ना। कह रहा है कि वे अविकारी शब्द, वे जो अविकारी शब्द है, जैसे आपसे पूछा जाए कि अग्र स्वर क्या है, जैसे मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, तो इसमें देखेंगे जैसे अग्र स्वर पूछा जाएगा ना, अग्र स्वर में आ जाता है ई आ जाता है, ठीक है, बड़ी ई आ जाता है ना, ये सभी आ जाता है। फिर ए आ जाता है, ए आ जाता है, ये होता है अग्र स्वर में। और जो यहाँ पे अग्र स्वर होगा, जो मध्य स्वर है वो क्या होगा, तो मध्य स्वर में आपको बता दे ये अ आता है ना। और पश्च स्वर में क्या आता है, तो आ आता है, ठीक है। देखिए और विवृत स्वर में तो आपने देख लिया क्या है, विवृत स्वर में भी आ जाता है, और इसमें ए आता है, औ आता है विपरीत स्वर में, ठीक है। देखिए कह रहा है वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों के जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। आगे कह रहा है कि नदी समुद्र तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को हमें चुनना है। कौन हो जाएगा सही पर्यायवाची, तो इसमें हो जाएगा तरंगिणी, रत्नाकर, जलाशय और जानवी हो जाएगा। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा। आगे कह रहा है कि जानने की इच्छा के लिए कौन सा एक शब्द आएगा, जानने की इच्छा, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे जिज्ञासा। आंसर्स बी करेक्ट बताइएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, श्रोता के लिए बताइएगा, तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। आंसर्स बी करेक्ट बता देंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से
स्त्रीलिंग शब्द को हमें पहचानना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन है इसमें? तो स्त्रीलिंग शब्द है ऑप्शन नंबर बी जुराब, है ना। जुराब क्या है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। कह रहा संगम का हमें संधि विच्छेद बताना है। संगम का क्या होगा संधि विच्छेद? तो आप सब बताएंगे सम जुर्गम संगम। आंसर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए आगे कह रहा है त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन में समास अब बता देंगे द्विगु समास। कौन है इसमें? द्विगु समास है। आगे देखिए कह रहा है कि आठ आठ आंसू रोना, है ना। कह रहा है कि आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का मतलब क्या है? मुहावरे का मतलब क्या है? बहुत विलाप करना। आंसर ए करेक्ट होगा। क्या होगा? बहुत विलाप करना। आगे कह रहा है कि वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होते हैं? ये देखते हैं ऑप्शंस पढ़ के पता चलेगा क्या होंगे। कह रहा है कि एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, बिल्कुल नहीं। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, बिल्कुल नहीं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ये करेक्ट है। आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो, बिल्कुल नहीं। यानी आंसर हमारा क्या बना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। कह रहा है क्या? भागीरथी प्रयत्न मुहावरे का अर्थ बताना है। भागीरथ प्रयत्न मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ होगा असाधारण प्रयत्न। आंसर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आंसर बताएंगे बातें करते करते हमने रात बिता दी। ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। आंसर पहला ही बन गया। आगे देखेंगे कह रहा है कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य हमें बताना है। सही विराम चिन्ह वाला कौन है? आइए पढ़ के देखते हैं कौन इसमें करेक्ट है। तो देख रहे हैं छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया, बिल्कुल गलत। इसमें क्वेश्चन मार्क होने नहीं चाहिए था। छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया। देखिए ये कहीं तक करेक्ट था यहाँ तक, बट ये जो है यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी आंसर हमारा सी निकल गया। छी यहाँ पे है ना, ये विस्मयादि चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। देखिए अर्ध सम मात्रिक का हमें छंद बताना। अर्ध सम मात्रिक का छंद क्या होगा? तो आंसर बताएंगे दोहा। अर्ध सम मात्रिक का छंद है दोहा। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जिन शब्दों के ऊपर लिंग वचन काल पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं। आंसर डी करेक्ट होगा। क्या कहलाते हैं? अव्यय। निम्नलिखित में से देशज शब्द हमें पहचानना है। देशज कौन है बताएंगे? तो देशज आप बता दीजिएगा। ठोकर है। कौन है? ठोकर। आंसर डी करेक्ट होगा। ठोकर है यहाँ पे। देखिए आगे कह रहा है कि वैभव का घोड़ा तेज भागता है। इस वाक्य में अविकारी शब्द बताना है हमें। कौन है अविकारी शब्द इसमें? तो अविकारी शब्द जो है इसमें तेज है आपका। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। कौन है? तेज है। देखिए कह रहा अन्वेंशन शब्द किन दो शब्दों से बना है? अन्वेंशन जो है शब्द किन दो शब्दों से बना हुआ है? तो वह बना हुआ है ऑप्शन नंबर बी अनुज और एशन। आंसर बी करेक्ट बताएंगे अनुज और एशन। कौन सा रस अस्थाई भाव शोक है? कौन है? तो आंसर बता देंगे ये है करुण रस। आंसर डी करेक्ट बताइएगा, करुण है। देखिए अब गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को हम रीड करते हैं और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि नागरिक के कर्तव्य और अधिकारों की समष्टि को नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता ऐसी विशेषता है जिसके अभाव में मनुष्य न तो समाज की अवकाश अंग बन पाता है और न ही राज्य का। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक प्रकार से या तो पशुवत हो जाता है या मानव विरागी सन्यासी के समान जिनका सारांतरिकता से कोई संबंध नहीं होता है। अतः नागरिकता हर मनुष्य को नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। सदाचार का अर्थ है सत्य जोर आचार सात्विक व्यवहार, किंतु साधारण अर्थ में इसका प्रयोग उन सभी व्यवहारों और कार्यों के लिए होता है जो समाज द्वारा ग्रहो हो या फिर अच्छे माने जाते हैं, है ना। समाज मनुष्य की दैनिक और सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रित करता रहता है। इसकी आवश्यकता होती है। समाज होती है समाज को व्यवस्था तथा मर्यादित रखने के लिए झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को अनावश्यक ढंग से न सताना, अनुचित रीति के कामाचार न करना आदि सदाचार माने जाते हैं। इन सब कार्यों का त्याग इसलिए आवश्यक होता है कि इनमें समाज में
अव्यवस्था उत्पन्न होती है तथा समाज का ढांचा लड़खड़ा जाता है। समाज उन्हीं गुणों का आदर सम्मान करता है जो सामाजिक विधियों को दृढ़ बनाने तथा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय कार्यों में सहायता होती है। इस गद्यांश का मूल काव्य क्या है? तो इस गद्यांश का मूल काव्य क्या है? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, अच्छे नागरिक और सदाचार की व्याख्या। ऑप्शंस क्या होंगे? राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स का। क्वेश्चंस में इसमें पूछा गया क्या है कि y-4 इक्वल 0 है का आलेख हमें बताना है कि कैसी है, सरल रेखा होगी, है ना। तो कैसी होगी देखेंगे। y इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे? y इक्वल लिखिएगा 0 और ये चला जाएगा +4, मतलब y की वैल्यू आप सीधे बता देंगे कि 4 आ गया, मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पे ड्रॉ होगा? x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 4 है, मतलब इधर ड्रॉ होगा। ये जो हमारा लाइन ऐसे आएगा पैरेलल, जस्ट x का पैरेलल आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? x के समानांतर होगा। आंसर हमें ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित कर रहे हैं पर भागफल कितना बचता है? 55 और शेषफल कितना? 21 आता है। तो हमें भाजक ज्ञात करके बता देना है क्या होगा। देखिए इसका पहले होता है फॉर्मूला क्या कि भाज्य, भाज्य इक्वल क्या होता है? भाजक, भाजक गुने होता है भागफल और प्लस होता है शेषफल। ठीक, बस यहाँ पे डालेंगे भाज्य कितना है तो 15,971 और भाजक कितना है तो भाजक तो पता नहीं, इसमें भाजक हम x रख लेते हैं। भागफल कितना है तो 55 है, गुने 55। शेषफल कितना है? 21 दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो 21 जाके इधर घटा लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 15,971 माइनस हो जाएगा 21 और बट्टे में आ जाएगा कितना? 55। तो इसे काटिए, कितने आ जाएंगे घटा करके? तो आपके पास आ जाएंगे 290। वो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? राइट आंसर डी दिख रहा है। देखिए आगे कह रहा है कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेच दिया गया है ना, और 210 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि हमें बता देना है कि कितना होगा, कि लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो चलिए हम लोग ज्ञात करके देख लेते हैं क्या होगा लाभ या हानि। पहले तो क्या किया गया है? 230 में बेच रहा है, ठीक है। 230 में बेच देने पे 203 नहीं 230, 230 में उसको बेच रहा है तो उसे क्या होता है? 15% का लाभ, यानी सीधे से कह सकते हैं 115% का उसे प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है कि 210 में यदि उसे 210 में बेच दे, ठीक है, 210 में यदि बेचता है तब क्या होगा? देन आप लिखेंगे 115 और हो जाएगा 210 बट्टे लिखेंगे हम लोग 230। चलिए इसे काट के देखेंगे, 0 से 0 कटेगा, 23 से कटेगा क्या? तो काटिए इसे, 5 दूना 10, 5 से 15, बिल्कुल 5 से कटेगा, यानी गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 21 25 105। तो हमारा जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? टोटल था हमारा 100, कितना आ गया? 5 बढ़ा, यानी लाभ कितना हुआ? 5%। आंसर कितना हुआ? ऑप्शन डी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x प्लस 3y इक्वल 11 है, 2x माइनस 4y इक्वल -24 है, तब हमें x और y की वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे पहले समीकरण को हम लोग लिख लेंगे। पहला क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल 11। दूसरा क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल लिखेंगे -24, है ना। अब देखेंगे ये हमारा रहेगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये प्लस प्लस 7y हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड कर दे, कितने हो जाएंगे? तो 24 और 11 5 और ये 3, 7 से काटेंगे, 7 से हम लोग 5 टाइम इसे काटेंगे 35 को, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। जब y की वैल्यू 5 आ गया तो कोई भी इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो आपके मन करे 1 में तो 1 में, 2 में मन करे तो 2 में रख के y की वैल्यू आप वहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला ही रखते हैं, 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू की जगह पे हम लोग 5 रख सकते हैं, हम इक्वल 11 है। चलिए ये 3 5 जा 15, 15 जाके उधर घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? आप 11 और -15 बताएंगे, घटाएगा तो -4 और ये जाके 2 काटेंगे तो कितने आएंगे? -2। x की वैल्यू आ गए -2 और y की वैल्यू कितनी है? 5।
x की वैल्यू है -2। आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, राइट आंसर आपके डी दिख रहे हैं ना, तो करेक्ट डी ऑप्शन होंगे। कह रहा है यह कि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13 और 14 हो जाए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या जोड़ेंगे 7 और 9 में। यहाँ पे कह रहा है कि 7 में यदि x ऐड करते हैं, 9 में भी हमने x ऐड करा, तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है 13 और 14 का। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 14 सत्ते 98 प्लस हो जाएंगे 14x और 13 नंबर कितना होता है 117 और प्लस 13x। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 117 में से 98 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। मतलब वो कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग 7 में यदि 19 जोड़ते हैं और 9 में भी 19 जोड़ते हैं तो ये 13 और 14 के रेशियो में कंफर्म है, आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 19। देखिए कह रहा है कि एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें बता देना है कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण ए तथा बाह्य कोण बी, तब ए और बी का सम कितने हो जाएंगे। तो आप बताइएगा, अंत और प्लस बाह्य का सम 180 होगा। देन जब एक रैखिक युग्म हो गया, ओके, तब हमें दिया हुआ है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब इन दोनों का अंतर दिया हुआ 140। ठीक है, यहाँ से हम दोनों का निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा ए, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये 2a इक्वल आप बता देंगे, दोनों को ऐड करेंगे 8 4 12 और 2 1 3, तो ये 2 से काटिएगा तो कितने टाइम में 2 1 2 छक्के, मतलब a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 160 आ गया। दो की a का वैल्यू 160 आ गया, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब दोनों का सम 160 है तो b का वैल्यू कंफर्म है, भले 180 है तो इसका b का वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगा। तो हमें निकालना है बहुभुजों की संख्या निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन आ गया है, तो बाह्य कोण कितना है 20 है, बाह्य कोण कितना है 20 डिग्री और अंतःकोण कितना है 160 है। तो चलिए इससे काटते हैं हम, 0 से 0 इसे काटेंगे तो कितने आ गया 18। मतलब बहुभुजों की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या, तो वो बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 है। कह रहा है दो संख्याओं का योग दिया हुआ 30, x प्लस वाई 30 मान लें, उनके व्युत्क्रम का योग जो दिया हुआ है 6 बटे 25, तो दोनों संख्याएं हमें बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, एक है x और दूसरी है y, दोनों का सम 30 दिया हुआ। अब इन दोनों का व्युत्क्रम का योग, कहने का मतलब 1/x प्लस 1/y 6 बटे 25 दिया हुआ, ये हम फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड ले लें। ओके, अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है, तो इसे हम लोग और भी आगे सेकेंड इक्वेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो एक्स वाई एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा y और प्लस ये हो जाएगा x इक्वल 6 बटे 25। ओके, आगे इसे प्रोसेस करेंगे हम लोग, तो आप देख रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है हमारा पहला इक्वेशन में 30, तो हम इसके जगह पे 30 रख सकते हैं, तो रखिए 30 अपॉन एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 6 बटे 25। 6 से काट सकते हैं 5 टाइम, 5 से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 125, मतलब एक्स वाई की वैल्यू 125 आ गई। ओके, एक्स वाई की वैल्यू 125 आ गया। देन हमें फाइंड करने हैं क्या, दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करने, तो दोनों संख्या देखिए, गुना करने पे हमें 125 चाहिए, जोड़ने पे 30 चाहिए, तो वो कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो इतना तो कंफर्म है, गुना करने में 25 मतलब कि 5 वाला ही डिजिट चाहिए, मतलब ऑप्शन बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग को 5 वाला ही कोई चाहिए, क्योंकि गुना करने पे 125 आना चाहिए। क्या 7 और 23 में गुना करेंगे तो 7 किसी ये तो होंगे नहीं। दूसरा देखिए 11 और 9 में गुना करेंगे तो ये तो आएंगे नहीं, 9 और 1 में बिल्कुल नहीं, 5 और 25 में करेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे, यानी ऑप्शन सी बना देंगे। देखिए कह रहा रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए पहले है रिंकू, फिर है दीपक, यहाँ पे लेंगे रिंकू, दूसरा है दीपक, रेशियो क्या है इनका, तो आप बताएंगे 2 और 1 का, कार्य क्षमता जो है इनकी। अब देखिए कार्य बराबर क्या हो जाएगी, क्षमता गुने समय, टोटल क्षमता कितना है 3, समय कितना ले रहा है 28,
तो 28 दिन ले रहा है, तो 28 और गुन्ने कर देंगे 3, कितने हो जाएंगे, तो 28 गुने 3। और रिंकू अकेले इस कार्य को, तो रिंकू की एफिशिएंसी क्या है 2, बस 2 से डिवाइड कर दो इसे, 14, 14 तिया कितने हो 42, यानी कितने दिनों में पूरा कर लेगा 42 दिनों में। आंसर डी करेक्ट होगा। कह रहा है 7 के पावर 6 प्लस 5 को 6 से भाग करना है, तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 के पावर 6 को हम भाग करते हैं, 7 के पावर 6 प्लस 5 को डिवाइड करना है 6 से। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 1 के पावर 6 लिख सकते हैं, प्लस 5 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा रिमाइंडर, 1 के पावर 6 लिखिए तो उसे कोई दिक्कत नहीं, एक ही रहेगा, प्लस 5 अपन में 6, दोनों को ऐड करेंगे कितने 6/6, डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 0, यानी आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 0। अब देखिए ये संख्याएं दी हैं 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी निकालनी है तो पहले तो 0 रख देंगे हम, सबसे छोटी निकालनी, 0 के बाद क्या आ जाएगा 3, के बाद क्या आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आएगा 6। तो ये देखिए कौन सा है 3, 5, 6, ऑप्शन नंबर आप बी बता दीजिएगा क्या हो जाएंगे आंसर। यहाँ पे हमें 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताएंगे। देखिए तो ये तो 3 अंक होंगे क्योंकि ये 0 यहाँ पे काउंट होंगे नहीं, तो ये होंगे नहीं आपके, ठीक है, हमें 4 अंकों की बनानी होंगी। देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 अंक का है, हमें 4 अंक या तो ये या तो ये, इसमें देख ली कौन सबसे बड़ा है, तो 56 है और यहाँ पे 500 है, तो ये स्वाभाविक बात है कि बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, हमें छोटा बताना है, यानी आंसर ए करेक्ट बताइएगा, ठीक है, बी नहीं बल्कि ए करेक्ट होगा आपका। देखिए दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दिया है 75 और 450। पहली संख्या 3 से विभाज्य है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या बताना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, पहली संख्या निकालेंगे 75 और गुने 3। अब फॉर्मूला आपको आते होंगे कि एलसीएम और गुने एचसीएफ होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस यहाँ पे बनाएंगे हम लोग दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे एलसीएम कितने हैं 75 और गुने 450 बट्टे कितने हो जाएंगे, तो आपके 75 गुने 3, पहली संख्या 75 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 5 15 0, यानी दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो 150, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तो राइट आंसर डी करेक्ट है। देखिए कह रहा है कि एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, 1, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बता देना है कितना है। तो देखिएगा सबका रेशियो दिया हुआ है, पहले सभी को हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक रुपया का है, एक 50 पैसा का है जिसे हम लोग आधा लिख सकते हैं, 25 पैसा मतलब 1/4, सभी रुपया में आ चुके हैं। अभी सभी रुपया को रेशियो में बताइए, एक का एक से गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 2 में इसे गुणा करिएगा तो ये 2x गुना इसे करिए तो ये 2 से 2 कैंसिल मतलब x बच जाएगा। अब 3 में इसे करिए तो ये 3x मतलब हमारे पास x रेशियो ये हो जाएंगे 3x/4, इतना हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो 4, ये बन जाएगा 4x रेशियो 4x और ये बन जाएगा 3x रेशियो, ठीक है, मतलब हमारा जो पहला रेशियो आ गया वो 4, 4 और 3 का कितना रुपया है, तो 110 जोड़ लेंगे, 4, 4, 8, 3, 11, आप सीधे बताएंगे 11x बराबर कितने हो जाएंगे 110, 11 से 10 टाइम x की वैल्यू 10 आ गई, तो हमें किसका बताना है 50 पैसों की, 50 पैसे वाला कौन है, तो आप बता देंगे ये 2x वाला है, 2 और x की वैल्यू कितनी आई है 10, यानी गुणा करेंगे तो 20, तो ये जो हमारे पास आया है वो क्या आ गया है 2 और गुने यहाँ पे 20 आ गया, और जो हमने यहाँ पे लिखा था जैसे 4x रेशियो 4x और रेशियो जो हमारा ये 3x था, इन सभी को ऐड करें, नीचे 4 तो एलसीएम था ना दोस्तों, तो वो जाके उधर मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि जो 110 हमने यहाँ पे लिखा था इक्वल में 11x था, ये गुना 4 उधर जाता है, 11 से ये काटे 10 टाइम में और ये 4 से, मतलब x की वैल्यू हमारा 10 नहीं बल्कि 40 आता है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। देखिए x की वैल्यू कितना आ गया 40, जब x की वैल्यू 40 आ गया तो हमें
50 पैसों की संख्या बतानी। 50 पैसे वाली कितने हैं 2x, बस 2 से मल्टीपल कर दो 80, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। 80 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यदि पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपया हो गई तो चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर हमें बताना है कि कितना है। देखिए क्या कह रहा है कि 550 हो जाती है, ठीक है 500 से, तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे 550 माइनस लिखिए 500 और 21 से तो 500 से और गुन्ने 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इसे घटाइएगा तो 50 और बट्टे 5 रहेंगे, 5 से काटेंगे तो हमारा रेट निकालना था, जो निकल गया वो कितना है 10%। ऑप्शन नंबर में क्या आ जाएंगे राइट आंसर ए करेक्ट बताएंगे। आपने देखा कि 550 में से 500 क्यों घटाएं, बिकॉज ये मिश्र धन, ये हमारा मूलधन, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा इस कारण। अब देखिए कह रहा है क्या 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो घनाभ है हमारे पास, घनाभ का क्या निकालना होगा आयतन, लिखिए 24 गुन्ने 16 गुन्ने 16 आयतन हो गया। अब कौन, तो 8 सेंटीमीटर वाले हमें बताना है, तो बस इसका भी आयतन भुजा क्यों होता है तो 8 गुन्ने 8 गुन्ने 8 लिखिए, 8 से काटेंगे 2 टाइम में, 8 से 2 टाइम में, 8 से 3 टाइम में, तो कितने हो 3 दूने 6, 6 दूने 12, यानी आंसर क्या बनेंगे राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अब देखिए आगे बिंदु दिया हुआ है -5 और 5 और दूसरा दिया है 7-3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के रेशियो में विभाजित करने पर बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला यदि याद होगा तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, नहीं याद होगा तो उसके लिए याद करने होंगे आपको। देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, पहला क्या है तो 5, पहला है -5 और 5। देखिए ये x के निर्देशांक पहले हम लोग निकालेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे लिखिएगा कि m1 x2 प्लस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m और n, ओके यहाँ पे m x2 प्लस हो जाएगा n x1 अपॉन हो जाएंगे हमारे पास m प्लस n, और y के लिए क्या लिखेंगे सेम जस्ट यही, क्या लिखेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, बस यही आपको लिखना है और फॉर्मूला पे इस पे रखिए आपका आंसर बनेंगे। तो देखिए m कहने का मतलब वो जो डिवाइड कर रहा है जो रेशियो वो 3 है, m 3 है और n कौन है तो 1 है, ठीक है। अब देखिए x2 तो समझते होंगे आप, x2 क्या है, देखिए x2 क्या बता देते हैं यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये m है और ये n है, ठीक है। अब तो समझ चुके हैं, यहाँ पे बस उसका वैल्यू रखना है हमें। तो चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे x और y के लिए, तो x के लिए हम लोग देखेंगे पहले, तो 3 × 7 प्लस में हो जाएगा 1 × -5 अपॉन में क्या लिखेंगे 3 + 1, ये तो x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग इसी का x का, तो 21 और -5 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 21 में से 16 और बट्टे 4, इसे तोड़िएगा तो कितने 4, x की वैल्यू हमें आ चुकी है वो कितनी 4, ऑप्शन एक ही तो दिख रही है 4 वाली, बस यही तो दिख ही रही बी, ऑप्शन बी ही होंगे। चलिए y का वैल्यू ऐसे दिखा देते हैं निकाल करके, तो देखिए y की वैल्यू आप निकालेंगे तो 3 × -3 प्लस 1 × 5 अपॉन में 3 + 1 4 ही हो जाएंगे। चलिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -9 और +5 अपॉन में 4, घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे माइनस में 4 अपॉन 4, काटिएगा तो माइनस में 1, तो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन बी ही फुलफिल हुआ। देखिए आगे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तालिका में एक हवाई जहाज में सवार यात्रियों की संख्या और उनका संगत वजन दिखाया गया है, यात्रियों की कुल संख्या 40 है, तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है, सभी 40 यात्रियों का औसत वजन हमें बता देना है कितना है। तो कितने हो जाएंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे 40 × 9 90, फिर 15 × 60 6 × 75 5 × 78 3 × 72 और 7 × 45, तब सभी को इंक्लूड करेंगे और डिवाइडेड बाई किससे तो 40, क्यों क्योंकि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये हमारा ये क्या है हमारा, तो ये है एफ और ये है हमारा एक्स,
तो इस दोनों को मल्टीपल करके हमें fx निकालना है जो सम करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करके लिखने हैं, चलिए गुणा करके लिखेंगे आप लोग, 90 या 4 में गुना ऐसे करके तो 360 आ जाएंगे, ठीक। 15 और 60 में गुना करिएगा तो 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा, प्लस 6 75 में गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 450, प्लस लिखिएगा 5 और 78 में गुना करेंगे तो 390, प्लस 72 और 3 में गुना करेंगे 216, प्लस 7 और 45 में करेंगे 315, अपॉन में लिखिएगा 40, सभी को इंक्लूड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 2631/40। इसे डिवाइड करिएगा तो 65.77 आने वाले हैं। तो 65.77 कौन है, बस एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए है 65.77 kg। एक पार्टी में 20 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है तो कुल कितने बार हाथ मिलाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन होता है n। n क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, टोटल व्यक्ति कितने हैं 20 व्यक्ति। यहाँ पे 20 में से 1 घटाएगा कितना होगा, सीधे 19 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, गुन्ने 19/20, 20 से 20 काटिए यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा अपॉन में था n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 था, 20 इंटू 19 अपॉन 2, इसे काटिएगा 10 यानी 190, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए समीकरण दिया हुआ हमें, इसका मूल हमें बता देना क्या होगा, क्या है x² माइनस 7x, लिखेंगे x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। x और 12 में मल्टीपल करेंगे तो 12 बढ़ेगा, 12 को हम लोग साथ के कैसे करें कि हमें घटाने पे 7 आना चाहिए, 4 और 3 को रख सकते हैं हम, तो बिल्कुल रखेंगे x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल 0। इसमें कॉमन करिए, तो आप कॉमन करेंगे x तो आ जाएंगे यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे कॉमन करिएगा 3 तो x माइनस 4 इक्वल 0। इसमें कॉमन करिएगा तो x माइनस 4 एक आएगा और एक आएगा x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से आप निकालेंगे तो x की वैल्यू एक 4 आ गया और एक आ गया x की वैल्यू 3, यहाँ पे 2 आ गया, क्या गया 3 एंड 4। देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 है तो यस ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है, राइट आंसर ये बनेगा। देखिए यदि 2 माइनस 2 और 5 2 एक वर्ग के दो क्रमगत शीर्ष है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें बताना है कि कितना होगा। चलिए वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, जैसे ये एक वर्ग दे दिया, ठीक है, यहाँ पे a है, ये b है, ये c और ये d, जिसमें a का वैल्यू दिया हुआ है -2 और 2, b का भी दिया हुआ है 5 और 2। देन इस दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकाल देंगे, सभी तो एक ही होते हैं, चलिए a और b के बीच की दूरी क्या निकालते हैं, तो ये होता है भुजा की लंबाई होते हैं रूट अंडर, लिखेंगे यहाँ पे कि x1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे x2 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है आपके पास 2 में से 5 घटाएंगे तो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, तो y1 आप लिखेंगे माइनस में 2 और -2 का होल स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे 9 और ये 9, ये 16 हो जाएगा, 4 का तो 16 हो जाएगा, तो 9 और 16 कितने हो जाते हैं 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे, आंसर्स डी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना है, 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें होने वाली हानि प्रतिशत हमें बताना है। कह रहा है कि 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य, देखिए 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना, 150 ग्राम के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे CP अपॉन SP, ये कितना हो जाएगा 150 ही रह जाएगा इधर और ये गुणा में आ जाएगा इधर भाग में। अब देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस 150 है और बेच रहे हैं 120 में, कितना का लॉस हुआ है, तो अब बताएंगे 30 रुपए के, किससे हुआ है, कॉस्ट प्राइस इसका 150 गुन्ने 100 कर दीजिए, 3 से काटेंगे 5 टाइम, 5 से काटेंगे 20 टाइम, यानी लॉस हुआ हमें 20% का, ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी के द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की हमें गणना करना है, हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है,
स्पीड कितनी है, तो आप स्पीड बता देंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, तो हमें किलोमीटर में बताना है। समय को हम लोग चेंज करेंगे, 64 सेकेंड है, इसी को आवर में चेंज करेंगे। घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो हम भाग दे देंगे इसको 60, तो मिनट में चला गया, फिर 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में चला गया। ठीक है, अब जो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 45 और गुने लिखेंगे 64 अपॉन 60 इंटू 60, काटिए 15 3 45, 15 चौके 60, 4 से काटेंगे 16 टाइम में, 3 से कटेंगे 20 टाइम में, इसे काटिए तो आप काटेंगे 4 चौके 4 बच्चे, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, आ जाएंगे डेसिमल में आएंगे, 5 से काटेंगे डेसिमल 8, डेसिमल 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है आपका। कह रहा है कि उस समानांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करें जिसका पहला पद 5 है, समानांतर 4 है। चलिए यहाँ पे ए दिया हुआ है 5, ए दिया हुआ 5, डी दिया हुआ आपके पास 4, हमें एन का भी वैल्यू मिल चुका है, एन का वैल्यू कितना है, तो वो है 9। देन हमें क्या फाइंड करने हैं, देखिए यहाँ पे पहला पद 5 है, समानांतर इतना है, सीधे लिखते हैं टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए का वैल्यू 5 प्लस एन, 9 में से 1 घटाइए, इंटू डी कितना है 4, 5 प्लस ये हो जाएगा 8 गुने 4, 5 प्लस 32 यानी कितने हो जाएंगे 37। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका हमें बताना है, काउंट करें नंबर 1 2 3 4 1 5, टोटल 5 है, मतलब एक विषम संख्या है, तो क्या हो जाएंगे, कहेंगे 5 प्लस 1 बट्टे 2 मतलब 6 बट्टे 2, काटिएगा तो 3 है ना, वो तीसरे पे कौन आने वाला है, तो 1, फिर है 2, फिर आप लिखेंगे 3 पे चौथा आने वाला है, फिर 5 और फिर 8, तो हमारा तीसरे पे कौन आने वाला है 4, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन इसमें कहा गया है क्या, कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है ना, तो ये देख लेते हैं कितनी विभाजित है, पहली 100 धनात्मक है ना, तो पहली 100 धनात्मक हम लोग लेंगे, जो हमें कितना 3 से डिवाइड करिएगा तो कितने 33, 33.33 आता है, 33 ही रखने दें, फिर 100 जो है अब 4 से विभाजित करना है, तो आप देखेंगे 25। अब देखिए पहले 3 से हमने डिवाइड करा 33, 4 से किया तो 25, हमसे क्या बताना है पूर्णतः कितने विभाजित है, 3 और 4 से, 3 और 4 कैल्सियम लीजिए, सीधे 12 से आप डिवाइड करिए इसको, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने, तो आप बताएंगे 12 अट्ठे 96, मतलब 8 ऐसे डिजिट आएंगे जो 3 से भी और 4 से भी डिविजिबल अच्छे से होंगे। तो ऑप्शन हमारे क्या बनेंगे इसमें, कि 8 जो आगे है वो अच्छे से डिवाइड करेगा इसको, बट 8 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता चलेगा 3 से 33 लगभग संख्या डिविजिबल होगी, 4 से देखेंगे तो 25 होगी, तो और दोनों से देखेंगे तो 8 होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 33 जो 3 से होगा प्लस 4 से होगा 25, में से हम घटाएंगे दोनों वाले को, तो कितने हो जाएंगे 58 में से 8 घटा लीजिए, यानी 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। तो आंसर हमारे क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी के मान हमें ज्ञात करना है। ये अंक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि ये बी हो गया ना, तो बी का एग्जैक्ट वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे 4 ही रखने, ए के वैल्यू 2 मतलब ये 2, ये कितने हो गए 42 हो गए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए फिर कह रहा है बी है 4, तो अब देखेंगे कि 42 और गुने 43 गुने करिएगा तो 4 5 7 और ए की वैल्यू 2, 5 7 2 आना चाहिए, तो 3 दूना 6, ये लास्ट में तो 6 आने वाला है, ये तो 2 दे रहा है, ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। पहला देखिए ए का वैल्यू 3, यहाँ पे 3 रखिए, बी का वैल्यू 5 5 यानी 53, पहला हो गया 53 गुने बी का वैल्यू कितना है 5 और गुने 3, 3 और 3 में गुणा करेंगे 9 आना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो आप देख रहे हैं लास्ट में इसमें 3 दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब आते हैं सी की तरफ, सी में देखेंगे ए की वैल्यू कह रहा है 5, यहाँ पे 5 रखिएगा, बी की वैल्यू 2 मतलब ये हो जाएंगे 25 और गुने
फिर कह रहा है बी के वैल्यू कितने हैं 2, 2 और गुने यहाँ 2 और पहले से 3 है, 3 और 5 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 15 आना चाहिए। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 7 और ए का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 तो आ ही रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन पूरे फुलफिल कर रहा है। तो राइट आंसर हम क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। वैसे आप काउंट इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 25 और 3 में गुणा करेंगे कितने हो जाए 75 होंगे, तो आंसर कैरी बचेंगे 7, 25 और 2 में गुणा करेंगे तो ये 50 और 7 57, यानी आ गए ना हमारे आंसर। तो ऑप्शंस क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखिए अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 3 साइंस का है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्य द्वारा सतह को भिगाने की प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है द्रव तथा सतह के बीच बना कोण पर निर्भर करती है। आंसर हमारा डी करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है इसमें, तो इसमें उत्तरदायी है आपका एंजाइम, बिल्कुल नहीं, आरएनए भी नहीं, हार्मोन भी नहीं, वो उत्तरदायी है डीएनए है। कौन है, डीएनए है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है ना। ठीक, आगे देखिए मानव के जो सिर है उसमें 29 हड्डियां होती है, इनमें कौन सा वर्गीकरण सही है हमें बताना है। टोटल 29, तो ये बिल्कुल करेक्ट बताया, बट कितने चेहरे में होते हैं कितने कान में होते हैं ना, ये हमें बताना है। तो आप देखेंगे माथे में 8, चेहरा में 14, चेहरा में 14 तो कंफर्म है, कान में 4 नहीं होते हैं, ये तो गलत है, कंठ में आपके ये भी गलत है। तो आइए देखते हैं, हमें 2 गलत मिले, आगे देखते हैं। माथे में 8 ये ठीक है, चेहरा पे 14 हाँ ये बिल्कुल सही है, कान में 6 ये भी सही है, और कंठस्थ में 1 ये भी करेक्ट है, यानी हमारा करेक्ट जो निकला वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमिलित नहीं है, हमें बताना है कौन सुमिलित नहीं है। देखिएगा इसमें सुमिलित जो नहीं है वो कौन है, तो आप बता देंगे इसमें चैल्कोपाइराइट ये बिल्कुल सुमिलित है। आगे देखिए कह रहा है सिम्थोसाइनाइट ये भी सम्मिलित है, जेडेंसियोथेरी, फिर है मैग्नेटाइट, Fe3O4 ये भी ठीक है, अर्जेंटाइट ये बिल्कुल गलत है, Na3AlF6 ये गलत है। अर्जेंटाइट का सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है Ag2S होता है ना, Ag2S होता है। तो आंसर हमारा क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 3 तत्व पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सा है तो बताएंगे। तो उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन, सिलिकम और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। जो ऑक्सीजन 46% लगभग, सिलिकॉन 27, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3% लगभग में। कह रहा है जब प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है तब प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है, तब प्रभावित होती है तरंग दैर्ध्य एवं उसका वेग। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए हवा में कितने होते हैं। देखिए कह रहा है क्या, जब एक समतल कांच के टुकड़े गुटके को अलग अलग रंग के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वह कौन कलर है बताइएगा, तो वह है लाल। आंसर ए करेक्ट बता देंगे, कौन है, लाल है। देखिए कह रहा है क्या, प्रकाश आंखों में डैश से प्रवेश करता है, प्रकाश जो है हमारी आंखों में तो आता है, वो किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो आंसर बता देंगे वो प्रवेश करता है कॉर्निया के द्वारा। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है, किसमें होता है, तो आंसर बताएंगे छोटी आंत में, है ना। आंसर ए करेक्ट बनेंगे, छोटी आंत में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है, कौन है द्रव्यमान के संबंध में गलत, तो वह है यह ताप दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, है ना। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे केजी होता है। देखिए कह रहा है कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग निम्न में से कौन है बताइएगा। मूल रंग बताना है हमें, द्वितीयक नहीं बल्कि मूल रंग। तो आप द्वितीयक रंग यानी प्राथमिक बताइएगा, लाल हरा नीला, प्राथमिक कौन है, लाल हरा नीला। आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना।
द्वितीयक अंग भी होते हैं, और वो द्वितीयक रंग कौन है? हरा, नीला, बैंगनी है ना। द्वितीयक कौन है? आगे देखेंगे। कह रहा है क्या कि इनमें से किस संघ के सदस्य जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो आंसर क्या बताएंगे? वो है इकाइनोडर्मेटा। आंसर से बताएंगे इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन है क्या, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है? तो आंसर बताएंगे घटता है। आंसर ए करेक्ट होगा। क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। यदि आवर्त सारणी में आपको बता दें लेफ्ट से राइट आप जाते हैं तो विद्युत जो बंधुता होती है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। और यदि आपको बता दें कि अधात्विक गुण क्या होता है वो भी बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या घटता है, विद्युत ऋणात्मक बढ़ता है, आयनन भी हो बढ़ता ही है, धात्विक गुण घटता है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? आंसर बताएंगे हैबर विधि के द्वारा। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। उच्च ताप एवं दाब पर नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। दर्द निवारक दवाइयों में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर बताएंगे एस्पिरिन का। आंसर बी करेक्ट बताएंगे एस्पिरिन का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गिलसेरोल क्या है? गिलसेरोल यहाँ पे क्या है? प्राथमिक एल्कोहल? बिल्कुल नहीं। द्वितीयक एल्कोहल? नहीं। हाइड्रो डाइहाइड्रोलिक एल्कोहल? बिल्कुल नहीं। ट्राई हाइड्रोलिक एल्कोहल है यहाँ पे। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहते हैं। आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, जहाँ पे डायनिले से रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है घटता है? तो आंसर बता देंगे घटता है। आंसर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? घटता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है क्योंकि आयनों का प्रभाव उसमें बढ़ जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम, आर्सेनिक, ये सभी जो है अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण है। तापमान बढ़ने पर चालक की प्रतिरोध क्या होती है? तो भी बढ़ती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? गैस का नाम है हाइड्रोजन। आंसर से करेक्ट बताएंगे हाइड्रोजन। खरिया है। खरिया क्या है? तो खरिया बता दीजिएगा यौगिक है। आंसर सी करेक्ट होंगे। आगे जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर बताएंगे गिरिब्रज, जो राजगीर में पड़ती है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। महाभारत के अनुसार बृहदत्त वंश मगध का जो है शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिवृत मतलब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन ने गिरिव्रज से राजधानी पाटलिपुत्र अपना किया था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। फिर से कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बदल दिया था। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही? आंसर बताएंगे श्री कृष्ण सिंह। आंसर सी करेक्ट होगा। श्री कृष्ण सिंह बने बिहार में 28 नवंबर कब? 28 नवंबर 1940। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होती है? तो वो शुरू होती है 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होती है ना। और भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार में दूसरे सत्याग्रही कौन बने? अनुराग नारायण सिंह बने, है ना। गौरी शंकर सिंह 4 दिसंबर 1940 को गया में सत्याग्रह किए थे। और 9 दिसंबर 1940 में श्याम नारायण सिंह ने सिलाव में सत्याग्रह शुरू किए थे। आगे क्वेश्चन बोला गया कि भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन है? बताइए कौन है? तो आंसर बता देंगे वो है कोसी। ऑप्शंस क्या बनेंगे? राइट आंसर डी बनेगा कोसी। विश्व की जो प्रथम बहुदेशीय नदी जो घाटी परियोजना है वो कौन सी है? तेंसी नदी घाटी परियोजना, जो 1933 में बनाया गया था। उसके बाद जो है भारत का पहला बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी बहुदेशीय परियोजना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? कौन होते हैं शामिल? राज्यसभा के सभी सदस्य? बिल्कुल गलत कह रहा है यहाँ पे।
लोकसभा एवं राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित नहीं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। तो हाँ बिल्कुल सही, यानी आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। निर्वाचित सदस्य तो वो होते हैं राष्ट्रपति में होते हैं शामिल। आगे देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो आंसर बताएंगे 1952। आंसर सी करेक्ट होगा, 1952, 6 अगस्त 1952 को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने अपना नाम उल्लेख किया है। उस शिलालेख का नाम है मास्की का लघु शिलालेख। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। अशोक का नाम जो है अधिकांश अभिलेख में जो है क्या नाम मिला है, देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम उल्लेखित है। अशोक के अभिलेखों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक का जो रुमनदेही सबसे छोटी लघु शिलालेख है, अशोक का उल्लेख पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कौन पाया था, 1837 में, उसका नाम है जेम्स प्रिसेप्स। क्वेश्चन आगे पूछा गया है क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। किससे निकलती है, तो वह निकलती है चेमायुंगडुंग से। चेमायुंगडुंग, आंसर डी करेक्ट बताइएगा। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित जो है ग्लेशियर से निकलती है। और वो भारत में कौन सी दर्रा से अंदर आती है, तो अरुणाचल प्रदेश के यंग्याप दर्रा से अंदर आती है, भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। बार बार बाढ़ आने का मुख्य क्या कारण है, इसका मुख्य कारण है उपयुक्त सभी, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, नदी तल का गाढ़। आंसर डी। संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किनके द्वारा दिए जाएंगे। किनके द्वारा किए जाएंगे, तो वो हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर डी करेक्ट होगा। बिहार के कलाकार सुभद्रा देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो आंसर बताएंगे पेपर मेसी कला। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। 2023 में पद्मश्री सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को भी मिला। आगे देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय कौन था गवर्नर जनरल, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग। सूची 1 और 2 को हमें सुमिलित करना है। देखिए सूची 1 में क्या है, कह रहा समाचार पत्र और इसे शुरू करने वाला व्यक्ति। बॉम्बे क्रॉनिकल कौन शुरू किए थे, तो बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू किए थे फिरोज शाह मेहता। कौन किया था, फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कौन किया था, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर, लीडर कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट, सचिदानंद सिन्हा। तो आंसर्स हमारे क्या बनेंगे, आंसर्स बनेगा हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बताइए कब शुरू हुआ था, तो आंसर बताएंगे 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1942 9 अगस्त। देखिए क्वेश्चन है क्या बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। होम रूल के संस्थापक मजरूल हक। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, मजरूल हक। 1916 में भारत में होम रूल शुरू हुआ। पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल की स्थापना का निर्णय लिया गया था। कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 262। आंसर बी करेक्ट होंगे, अनुच्छेद 262। बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति, आंसर बताएंगे 1957। आंसर ए करेक्ट बनेंगे 1957 में। देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थानों के स्थापना की सिफारिश किया था। और आपको बता दें कि 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया था, है ना। और 1985 क्यों है इम्पोर्टेंट, तो 1985 में बता दें ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए 1985 में JVK राव समिति का जो है यह गठन किया गया था। और देखिए 86 क्यों इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज संस्थानों के कार्यों की समीक्षा के लिए वर्ष 1986 में
LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया गया था इसमें। आगे क्वेश्चन पूछा गया हमें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। RK मिशन की स्थापना बताइए कौन किए थे। तो आंसर बताएंगे नारेंद्र नाथ दत्त किए थे। आंसर से बी करेक्ट होंगे। और नारेंद्र नाथ दत्त कौन है दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम है ना। वो कब किए थे, तो आप बताएंगे 1897 में। कब, 1897 ईस्वी में किए थे। वेलूर मठ की स्थापना कब किए थे, तो 1887 में किए थे। कब किए थे, 1887 में, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। कौन सी थी प्रथम संस्था, तो आत्मीय सभा थी। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, आत्मीय सभा। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की नाम से एक नई संस्था स्थापना करने आगे चलकर ब्रह्म समाज नाम प्रसिद्ध हुआ। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्यों में कौन सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, हम लोग पढ़ के देखते हैं कौन सा इसमें नहीं है। तो देखेंगे, कह रहा है कि यह 28 नवंबर 1940 को बिहार में शुरू हुआ था। बिल्कुल सही, क्योंकि अक्टूबर में ही शुरू हो गया था पूरे भारत में। इसके प्रथम सत्याग्रही जो बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे, बिल्कुल सही है। और ऐसे भारत में देखा जाए तो विनोबा भावे। इसके दूसरे सत्याग्रही अनुराग सिंह थे, हाँ बिल्कुल सही। और भारत में देखा जाए तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सत्य है। कह रहा है गौरी शंकर ने 4 दिसंबर 1940 को घटना में सत्याग्रह किया था। बिल्कुल नहीं, वो नारायण सिंह थे, है ना। तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार की सबसे पुरानी नहर बताना है आपको। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है, तो आंसर बताएंगे सोन नहर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। सोन नहर का प्रथम चरण निर्माण जो है वो कब हुआ था, 1874 में। देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आगे जो सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 5 जनरल इंग्लिश का। देखिए क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें बताना है क्या, हम्बल। हम्बल मतलब होता है क्या है, तो विनम्र होता है। जैसा एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, घमंडी, वो क्या होगा, एरोगेंट। आंसर ए करेक्ट बता देंगे। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of word. A place where bread and cake are make, है ना। वो स्थान जहाँ पे क्या बनते हैं, ब्रेड और केक बनते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहेंगे बेकरी। आंसर सी बताइएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बेकरी कहते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन बताया गया हमें। देखिए क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस, ही इज नॉट वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग डैश। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग का इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पे क्या बनेंगे, रीडिंग इज ही। आंसर हमें डी करेक्ट बताइएगा। देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या कह रहा है, द यंग वन ऑफ अ शिप, द यंग वन ऑफ अ शिप। इसका मतलब क्या है कि भेड़ के बच्चों को बोला गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं, मतलब मेमना बोलते हैं। तो आंसर क्या बनेंगे यहाँ पे, लैम्प बन जाएगा, ऑप्शन डी होगा। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ये देख लेते कौन है इसमें। तो अब देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे हमें गलत मिल गया। क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का ELECTRON होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ये होता है ना। तो ये बिल्कुल गलत है आपका, इलेक्ट्रॉन। आंसर सही करेक्ट होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आइए नरेशन बनाते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट। तो हमें क्या बनाने होंगे इसका, तो हमें बनेगा द स्ट्रेंजर्स सेड वेयर कैन आई स्पेंड द नाइट। आंसर हमें सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। क्या है, लर्न द रोप्स, है ना। हमें क्या चीज से सीखना चाहिए, रोप से, है ना। देखिए क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि किसी कार्य को करना, मतलब किसी कार्य को करने को सीखना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, टू लर्न हाउ टू डू जॉब और एक्टिविटी। आंसर्स ए करेक्ट बताएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल चूजेसिव डिवाइस। देखते हैं, देयर इज नो होमवर्क टुनाइट डैश, देयर हैज बीन नो होमवर्क ऑल वीक। यहाँ पे फुलफिल क्या करेगा ऑप्शंस, तो आंसर्स देखेंगे, पहला ही हम लोग फुलफिल करके देखते हैं। इन फैक्ट यहाँ पे डालते हैं, तो देयर इज नो होमवर्क टुनाइट, इन फैक्ट देयर हैज बीन नो होमवर्क ऑल वीक, है ना। तो आंसर हमारा फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है। तो राइट आंसर ए करेक्ट बनेंगे आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द नॉन फाइनाइट। हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बताने हैं सेंटेंस में। कह रहा है कि नोइंग हर सी इज अनलाइकली टू टेक एनी हेल्प।
बताइए इसमें कौन है नॉन फाइनाइट वर्ब, तो बताएंगे नोइंग। यहाँ पे ए करेक्ट होंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। ओके, वी वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स, तो बताइए क्या बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे कि ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाई अस, यानी आंसर हमारा करेक्ट ए बता देंगे। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या कह रहा है, आई डोंट हैव enough money to dash photography as a serious hobby, है ना। तो यहाँ पे क्या फुलफिल होंगे, कह रहा है यहाँ पे मतलब कोई कोर्स करना, कौन सा कोर्स है, तो फोटोग्राफी के करने के लिए बताया जा रहा है ना, उसका हॉबी है। तो आंसर से यहाँ पे क्या बनेगा, उस कोर्स को करने के लिए यहाँ पे परस्यू आंसर से यहाँ पे फुलफिल करेंगे। राइट आंसर डी करेक्ट होगा, है ना। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, कह रहा है कि आई वंडर इफ द पोस्टमैन डैश टुडे, तो आंसर से यहाँ पे क्या होंगे, आंसर से यहाँ पे फुलफिल करेगा विल कम, है ना। आई वंडर इफ द पोस्टमैन, मतलब क्या हो जाएगा, मैं आश्चर्यचकित हो गया कब, जब पोस्टमैन आज आ गया, है ना। तो आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द वेदर रिपोर्ट, द वेदर रिपोर्ट डैश द फिशरमैन नॉट टू गो फिनिश द नेक्स्ट डे, बताइएगा आंसर से यहाँ पे क्या बनेंगे, तो आंसर से यहाँ पे बनेंगे एडवाइज्ड, क्या होंगे, एडवाइज्ड होगा, है ना। आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए मतलब कि क्या, एडवाइस देना, लेना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, टेक ऑफ, टेक और टॉल, टेक और टॉल का मतलब क्या होता है, टेक और टॉल का मतलब होता है भारी क्षति पहुंचाना, है ना। तो आंसर क्या बनेंगे, टू हार्म और डैमेज, टू हार्म और डैमेज, आंसर हमारा बी करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या हमारे पास है, 20 पीपुल वेयर बरीड अलाइव वेयर अ बिल्डिंग डैश, तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, कोलैप्स, आंसर्स ये बताएंगे कोलैप्स हो जाएंगे, यहाँ पे कोलैप्स का यूज करेंगे ना। देखिए इसमें बताया गया सीरियस तौर पे कि 20 लोग जो भवन ढहने के कारण क्या है, जिंदा दफन हो गए, तो यहाँ पे कोलैप्स हो गए, आंसर्स ए बनेंगे। देखिए आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, हमारे पास क्या है, आई हैड टू गो टू द एटीएम डैश सम मनी, आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स यहाँ पे बनेंगे कि टू गेट, है ना, टू गेट, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है, until recently the village women dash water from common wells or hand pumps but now they have water taps, आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, आंसर्स बनेंगे फेट्स्ड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना। फेच यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि पानी अथवा कोई और सामान नहीं, मतलब कहीं से ढोने और लाने के बाद क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, देखिए लेट अस गो टू द म्यूजियम, बताइए क्या फुलफिल होगा यहाँ पे, लेट अस गो टू द म्यूजियम। तो लेट अस से जब भी शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग हमें चाहिए चाहिए, तो क्वेश्चन टैग तो ये भी है, और आप देखेंगे ये भी और ये भी है, सभी हमारे क्वेश्चन टैग ही हैं, तो ऑप्शंस तो क्वेश्चन टैग ही हमें मिल जाए, ठीक है। देन जब क्वेश्चन टैग मिल ही गए हैं तो लेट वाला जब भी हमारा पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, तो निगेटिव तो हम पहले कर देंगे यहाँ पे, डोंट है तो ये तो होंगे नहीं। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस बच गए, तीन ऑप्शंस में हम क्या लेंगे, आइए इसको हम लोग फिर से एक बार करते हैं। जब निगेटिव नहीं चाहिए तो हमारे पास क्या बच गए, वो शैल भी, आप देखेंगे डू और विल ये होंगे नहीं, शैल विल तो इससे हम लोग लेंगे नहीं रिलेटेड, शैल तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, लेट अस गो टू द म्यूजियम शैल बी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं म्यूजियम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स, फॉल फॉर, फॉल फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताएंगे कि थक जाना, है ना, मतलब बहकावे में आ जाना, सीधे से बात। तो आंसर्स क्या बनेंगे, टू बी टिक्ड और फूल्ड बाय, आंसर्स हमारा बी करेक्ट बताएंगे, ट्रिक्ड और फूल्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, द वर्कर्स हु रिटर्न्ड डैश ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू वर्क, आंसर्स क्या बता देंगे,
आंसर यहाँ पे होगा हमारा होम। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दिएगा। तो वर्कर हुज रिटर्न होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू वर्क, मतलब जो वर्कर थे वो वापस क्या जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे लॉकडाउन के समय, जो वापस काम पे नहीं जा सकते हैं। अगला जो सेक्शन आता है, लास्ट सेक्शन आता है हम लोग का, वो है सेक्शन नंबर 6 और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। क्या क्वेश्चन है कि ए का पुत्र ई है, ठीक है। ए का पुत्र जो है कौन है, ए का पुत्र आप देखेंगे तो ई है, इसको पुत्र बनाइए। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी बना दीजिए, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि ई का विवाह सी से हुआ, ई का विवाह सी से हुआ, ठीक है। ई का विवाह सी से करा दिए, यहाँ पे करा दिए, तथा सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, ठीक है। ये पुत्री है, ये इसका पुत्र है। डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है, तो देखिए इससे ये विवाह किए हुए हैं, तो ये क्या बोलेगा, इसका भाई तो होगा नहीं, ससुर होगा नहीं, चाचा होगा नहीं, बच गए कि ऑप्शन नंबर ए होगा, साला हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चित्र फूल कपड़े सफेद संबंध को तार्किक रूप से दिखाता है, कौन दिखाता है, देखिए हमें बस तीन ही देखना है, चित्र नहीं, यहाँ पे फूल कपड़े और सफेद ये बताना है। तो आप देखेंगे कि कुछ फूल कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ कपड़े सफेद भी हो सकते हैं, वो कौन सा फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है। देखिए यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी, तो सोमवारों की संख्या आप बता देंगे। अगर 25 अगस्त को गुरुवार है तब सोमवार 29 अगस्त को पड़ेगा, मतलब कि सीधे से आप बताएंगे कि अगस्त महीने में सोमवारों की संख्या एक होगा 29, एक होगा 22, सीधे से हम साथ साथ घटाते चलेंगे, इसमें से घटाएंगे 15, इसमें से घटाएंगे तो 8, और इसमें से मतलब 1, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 1 5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसे काउंट कर लीजिएगा। पहला एक आ जाएंगे, इसे बांटिए, फिर 2 और एक 3 आ जाएगा, टोटल अभी तक हमने 3 काउंट किया, फिर एक ये 4 बन जाएगा और एक ये 5 होगा, टोटल अभी तक 5 आ गए। 5 के बाद 6 कर दीजिए, एक 7 करिए, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टोटल हमारे पास 10 आ चुके हैं। और ये एक आप देखिएगा तो ये 11 हो जाएगा, है ना, और ये देखिएगा तो ये के 12 हो जाएंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कह रहा है एक व्यक्ति योग्य प्रतिक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है, उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर, तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, किस दिशा की ओर होगा, तो आंसर बता देंगे उत्तर की ओर होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है 12:30 पर जो है घंटे की सुई उत्तर की ओर दिखा रही है तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर दिखा रही है, तो 1:45 पे घंटे की सुई किधर होगी, तो ये कितने हो जाएगी, तो ये उत्तर पूर्व की ओर चल जाएगी, आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिए सांकेतिक भाषा में अगर ए बी बी को सी, है ना, मतलब ए को बी और बी को सी, सी को डी लिखा जाता है, तो ऐसा ही आगे क्रम चलता रहे। सांकेतिक भाषा में स्मार्ट को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको क्या लिखेंगे, इसके जस्ट पार्ट वाला टी हो जाएगा, एम, एम के बाद क्या होता है तो एन आता है, टी के बाद ये नहीं, टी के बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी एक ही ऑप्शन है, वो है सी ऑप्शन। तो ये कह रहा है कि सुदीन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद लेकिन 20 अप्रैल के पहले 15 और 20 के बीच में है, इतना तो कंफर्म है। जबकि उसकी बहन कल्पना को याद है क्या कि उसकी माँ का जन्म जो है कि 22 से पहले लेकिन 18 के बाद है। अब देखिए इसको 18 के बाद लेकिन 22 से पहले है, लेकिन 18 अप्रैल के बाद है। यदि दोनों का कथन सही है तो माँ का जन्मदिन किस दिन है, तो आप देखेंगे क्या 18 के बाद है, एक है 19 और एक है 20, ये तो कंफर्म है कि 20 तारीख को है नहीं, ठीक है। तो 20 को काट दो, यहाँ से 15 भी काट देंगे और 16 भी काट देंगे, तो हमारे पास बच गया 17 भी काट देंगे और 18 भी काट देंगे, तो एक ही ऑप्शन बचेगा वो है 19 नंबर, यहाँ पे जो 19 का दोनों को कॉमन हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 19। अब देखिए क्वेश्चन से श्रृंखला को हमें फुलफिल करना है, 8 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ 12, 12 के बाद यहाँ पे 13 आ गया, तो आगे क्या बनेगा, देखिए हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ से एक बढ़ा, ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, फिर यहाँ से देखिए 3 बढ़ा, यहाँ से फिर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो फिर यहाँ से 3 बढ़ा देंगे, 13 3 16, यानी पी आ जाएगा, पी से शुरू होने वाला ऑप्शन 2 है। अब आगे देखेंगे ये जी,
जी से जे मतलब 3 बढ़ा है 10, यहाँ पे एक ही बढ़ा 11, यहाँ पे 3 बढ़ा 14, फिर एक ही बढ़ाएंगे 14 1 15 मतलब वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संवाददाता समाचार पत्र को करता है। समाचार पत्र यह संबंध निम्नलिखित में से समान है, किसके समान है बताइए। तो ये बताएंगे कृषक जो है फसल और खाद्य पदार्थ से मतलब रखता है, तो आंसर हमारा ए करेक्ट बन जाएंगे। राइट आंसर से शायद दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।